ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ब्लड तो है जो सर्कुलेट हो रहा है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इस ब्लड को सर्कुलेट करने में ही लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वेरी लॉजिकली हमें ब्लड के बारे में और डिटेल में थोड़ा जानना चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती है ब्लड्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, रेड रंग का जो हमें दिखाई देता है, उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा, आरबीसी जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। तो ब्लड जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी एज सच, वो इन चार चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा जो है स्टूडेंट्स, वो वाटरी फ्लूइड होता है, मतलब वाटर की तरह एक्चुअली एक फ्लूइड है, और व्हाइट येलोइश टाइप का ये होता है। ठीक है, इसको कट बाय फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्लाज्मा इज सिंपली अ वाटर सॉर्ट ऑफ लिक्विड। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली रेड कलर के होते हैं। तो दीज आर सम सेल्स विच आर एक्चुअली रेड इन कलर। डब्ल्यूबीसी, ये भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक्चुअली व्हाइट कलर के तो नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये रेड होता है। फिर भी व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि अगर ये सेल्स बहुत सारे हों एक साथ तो वो व्हाइट टाइप के दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। वैसे ये जो प्लेटलेट्स है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली होता है फ्रैगमेंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े टाइप, ऐसा आप समझ सकते हैं इनको। और ये भी ट्रांसपेरेंट टाइप के ही होते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे प्लेटलेट्स एक साथ हो तो व्हाइट टाइप के दिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो ब्लड है वो इन सारी चीजों से मिल के बनता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये फोटोग्राफ देखें, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये एक रेड ब्लड सेल है, आरबीसी। ये जो स्टूडेंट्स है दैट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, और ये जो है स्टूडेंट छोटा सा आपको दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली प्लेटलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज एक्चुअली इस प्लाज्मा लिक्विड में फ्लोट कर रही होती है। अब जैसे देखें, ये ब्लड स्टूडेंट्स, प्लाज्मा लिक्विड आपको दिखाई नहीं देगी, ऑब्वियसली वाटरी होती है इसलिए। उसमें आप देखें, ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ये प्लेटलेट्स, ये फ्लोट कर रहे होते हैं। एंड दिस इंटायर कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली कॉल्ड ब्लड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं दे फ्लोट इन प्लाज्मा, और फिर ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्लड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लड is actually a tissue. Blood is considered a connective tissue. Connective tissue. लोअर क्लासेस हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ सेल्स। तो वही तो है स्टूडेंट्स, ब्लड में एक्चुअली ये सारे सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे होते हैं। सो इट इज अ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। टिश्यू कई टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंस की ब्लड जो है वो देखा जाए तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इन सम सेंस कनेक्ट करता है ना, बॉडी के एक पार्ट से चीजों को लेके दूसरे पार्ट तक ले जाता है, तो सॉर्ट ऑफ उनको कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा होता है वाटर लिक्विड, इसमें बहुत सारी चीजें एक्चुअली डिसॉल्व होती हैं। डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि ब्लड जो है वो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं, और जहां जहां ब्लड और प्लाज्मा जाएंगे ये सारी चीज भी उसके साथ साथ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जो ब्लड होता है इसमें ये चार चीजें होती हैं। 55% ऑफ ब्लड जो होता है दैट इज एक्चुअली मेड ऑफ प्लाज्मा। देन 45% लगभग जो पार्ट होता है ब्लड का, 45% दैट इज एक्चुअली आरबीसी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 100% हो गया है। इसका मतलब यह है कि ब्लड में मेनली प्लाज्मा होता है लगभग 55%, और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। ये दोनों को हम मिला भी दें स्टूडेंट्स, तो ये दोनों मिला के डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के भी लगभग सिर्फ 1% के बराबर ही हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से समझ सकते हैं कि ब्लड इज एक्चुअली मेनली मेड अप ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। यही सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। मतलब प्लाज्मा भी है, बट दैट इज सिंपली अ लिक्विड सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट, वाटर लिक्विड। और ये दोनों चीजें जो हैं वो तो बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर हम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की और डिटेल में बात करें तो उसका फोटोग्राफ तो अभी हमने देखा ही है, तो वहां से आपने देखा होगा कि वो डिस्क शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें, और ये ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं स्टूडेंट्स उनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें न्यूक्लियस होता है। हालांकि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस जरूर होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसी सेल्स में न्यूक्लियस जो है उसका शेप अलग होता है, डिफरेंट शेप इन डिफरेंट सेल्स। मतलब अलग अलग टाइप के अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स ले लें तो उनमें जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग शेप का होता है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। और न्यूक्लियस नहीं होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो आरबीसीज होते हैं इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ, लगभग 4 मंथ्स। मतलब कोई भी आरबीसी होगा वो लगभग 4 मंथ्स के बाद डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी में शायद कंटिन्यूअसली रेड ब्लड सेल्स बनते रहते होंगे, राइट, क्योंकि कोई भी रेड ब्लड सेल जो है वो 4 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। तो धीरे धीरे तो रेड ब्लड सेल्स को खत्म हो जाना चाहिए हमारे बॉडी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। तो दैट इज टोटली राइट स्टूडेंट्स। हर डे मिलियंस ऑफ आरबीसीज die and are made in body every day। हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स एवरी डे मिलियंस ऑफ आरबीसीज मरते हैं और बनते भी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम प्लेटलेट्स की एक छोटी सी बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा उस फोटोग्राफ में जो हमने अभी देखे कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज। अब स्टूडेंट्स ये जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो कहां बनते हैं हमारी बॉडी में, कहां बनते हैं? तो मैं आपको बताऊं, हमारे जो बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। आपने कुछ मूवीज वगैरह में इसका नाम सुना होगा। जो क्रिश मूवी आई थी उसमें भी विवेक ओबराय को बोन मैरो से रिलेटेड कोई डिजीज थी। तो बोन मैरो एक टिश्यू होता है जो बोन्स के अंदर पाया जाता है। इन बोन मैरोज में स्टूडेंट्स स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। तो आप समझते हैं इन बोन मैरोज में रेड ब्लड सेल्स बनता है। इन बोन मैरोज में स्टेम सेल्स होते हैं विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। और इनफैक्ट व्हाई ओनली रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स भी जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी इन बोन मैरो में ही बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑल दीज ब्लड सेल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। और बोन मैरो क्या है? वो बोन के अंदर पाई जाने वाली एक टिश्यू है स्टूडेंट्स। तो काफी चीजें देखी है स्टूडेंट्स हमने कि ब्लड बेसिकली इन 4 चीजों से बना होता है, ठीक है। और उसमें भी प्लाज्मा और आरबीसीज ही ज्यादा होते हैं हमारे ब्लड में। फिर हमने इन सेल्स के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें की स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं एंड वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ब्लड्स के, ये चारों, इनका क्या रोल होता है, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो उसके बारे में तो टेक्निकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लाज्मा में ये सारी चीजें डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, डिसॉल्व फूड एंड हार्मोन्स, ठीक, ये सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं। अब प्लाज्मा जहां जहां फ्लो होके जाता है ब्लड के साथ साथ इन सारी चीजों को भी ले जाता है। मतलब ये सारी चीजें जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो प्लाज्मा के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स आरबीसी के फंक्शन पे आते हैं। इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो आरबीसी सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनमें हेमोग्लोबिन नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड बेसिकली दीज आर रेड पिगमेंट्स, ये रेड पिगमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आरबीसीज को जो रेड कलर अपना मिलता है वो हेमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है। उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है उसी कारण आरबीसीज रेड होते हैं और फिर उन आरबीसीज के रेड होने से ब्लड हमें रेड दिखाई देता है। तो एक्चुअली ब्लड जो रेड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स वो हेमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई देता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो हेमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो इस हेमोग्लोबिन की वजह से होता है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो प्लाज्मा के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, तो प्लाज्मा जहां जहां जाता है कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है स्टूडेंट्स, उसका ट्रांसपोर्ट मेनली आरबीसीज के कारण होता है। ये जो आरबीसीज होती हैं वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, और फिर आरबीसी जहां जहां पे जाती है ब्लड के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि CO2 प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब WBC इनका क्या फंक्शन होता है? दे किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स आप। इसलिए WBC जो होते हैं उनको सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, अब प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। देखो आप जरा सोचो स्टूडेंट्स कि सपोज करो ये हमारे बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, और यहां पे ब्लड वेसल्स या आर्टरीज व्हाटएवर हमारे ब्लड के सरफेस तक आती है, हमारी बॉडी के सरफेस तक आती है। अब यहां पर अगर हमें कोई कट लग जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? यहां से ब्लड जो है वो बाहर फ्लो है तो होते रहना चाहिए, ठीक है। और ये कट को तो हील होने में, बंद होने में टेक्निकली बहुत टाइम लगेगा, तो उतने टाइम में तो बहुत सारा ब्लड जो है वो बाहर आ सकता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के, जिससे हमारी जान भी जा सकती है स्टूडेंट्स। लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में, वो बहुत सारे ब्लड को बाहर आने नहीं देते। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जहां पर भी हमें कट लगता है स्टूडेंट्स, छोटा मोटा जब कट लगता है तो आपने देखा होगा कुछ देर तक वहां से ब्लड निकलता है, फिर वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब ब्लड यहां पे जम जाता है, जम के एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे ये होल बंद हो जाता है और फिर ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ में देखें, इस आदमी को यहां पे इंजरी हुई है, ठीक है, इस इंजरी से बहुत सारा ब्लड बाहर आ सकता था, लेकिन यहां पे जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, ठीक है, जिसके कारण ज्यादा ब्लड बाहर नहीं आएगा, नहीं तो इसकी जान जा सकती थी। तो ये जो क्लॉटिंग वाला फिनोमेना होता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं हो तो ब्लड यहां पे क्लॉट नहीं करेगा और ये जो कट है वो बंद नहीं होगा और खून निकलता ही रहेगा। तो हम प्लेटलेट्स का फंक्शन लिख सकते हैं कि हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स देख लिया कि चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग कंप्लीटली टू अ डिफरेंट थिंग, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन सम अदर एनिमल्स। हमने अभी ह्यूमन बींग्स में देखा कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ और एनिमल्स में क्या होता है वो हम देखेंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स हम एक दो टर्म समझना चाहेंगे जो आगे यूज होने वाले हैं। कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जैसे देखो फ्रॉग जो होता है विच इज एन एम्फीबियन, लिजार्ड जो एक रेप्टाइल है, ये सब जो होते हैं वो जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, बर्ड्स, ये सब जो कॉमन एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, वार्म ब्लडेड हम उन ऑर्गेनिम्स को बोलते हैं जो अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। मतलब बाहर अगर बहुत सर्दी पड़ रही है या बहुत गर्मी पड़ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लगभग इतना ही रहेगा। तो वैसे ही बाकी एनिमल्स के लिए भी होता है स्टूडेंट्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, कोल्ड ब्लडेड क्या होते होंगे अब आप समझ गए होंगे। जैसे ये फ्रॉग है, इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर बाहर बहुत ठंड है, बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करता जाता है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो चेंजेस टेम्परेचर significantly as per surrounding temperature।
ठीक है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में कई जगह पे ये दोनों टर्म्स आते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, इनका मतलब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लाइफ में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, जबकि कोल्ड ब्लडेड को लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों होता होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। इस काम में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है। अब हम अपने बारे में बात करें तो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्हाटएवर, तो उन सब कामों के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ही होती है, प्लस बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में। जबकि इनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है, तो वो एनर्जी बच जाती है। तो इनको ओवरऑल लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह भी है स्टूडेंट्स कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। क्यों ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा? क्योंकि ऑक्सीजन से फाइनली क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, जबकि यहां पे ऑक्सीजन थोड़ा कम चाहिए होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि और कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है स्टूडेंट्स। तो ज्यादातर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कुछ कुछ हमारे तरह ही होता है। जैसे देखें स्टूडेंट्स, ये एक डॉग है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जैसे ही। आप देखो उसका ये हार्ट जो है, आप देखो हार्ट, उसमें कितने चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? आपको 4 चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 4 चेंबर्स, 4 चेंबर्स। तो जैसे हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, वैसे ही इसके हार्ट में भी 4 चेंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहा है स्टूडेंट्स। आप देखो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है, ये लंग्स है एक्चुअली, फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन के वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है यहां पे। फिर स्टूडेंट्स, हार्ट से ब्लड निकलता है और फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, फिर वो डीऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आता है। और ये कौन सा सर्कुलेशन है स्टूडेंट्स? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट के, यहां भी 4 चेंबर्स है, जैसे हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, वैसे यहां पर भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही सारी चीजें जो हमारे बॉडी में होती है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ये जो एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे यहां पे मैंने फ्रॉग का एग्जांपल लिया है, एम्फीबियंस या फिर इवन रेप्टाइल्स, उनमें थोड़ा सीन अलग होता है स्टूडेंट्स। उनमें जो हार्ट होता है, देखो ये हार्ट, इसमें कितने चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? आप ध्यान से देखिए, 3 चेंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें जनरली सिर्फ 3 ही चेंबर्स होते हैं, 3 ही चेंबर्स होते हैं। अब देखिए इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, फिर वो लंग्स तक जा रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट तक आ रहा है, फिर हार्ट उसको पंप कर रहा है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो देखा जाए तो यहां पर भी डबल सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक हार्ट से लंग के बीच में और एक बार हार्ट से बॉडी पार्ट्स के बीच में, यहां पर भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे 3 ही चेंबर्स होते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे जो 4 चेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बीच में ये एक बीच में एक लेयर होती है, आपको याद होगी, सेप्टम। और ये जो सेप्टम लेयर होती है, ये देखो आप, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बीच में सेप्टम होता है, दोनों साइड के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। उसी कारण ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इफिशिएंटली काम करता है, हमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाता है, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होता है और 3 ही चेंबर्स होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है हार्ट में। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो थोड़ा सा 3 ही चेंबर्स होने के कारण और सेप्टम नहीं होने के कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण ये सर्कुलेटरी सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं होता है और लेस एनर्जी सप्लाई कर पाता है, लेस ऑक्सीजन एंड लेस एनर्जी ही मिल पाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती है।
फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भी नहीं होती है, क्योंकि ये अभी भी मैंने आपको बताया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिम्स है उनको कम ही एनर्जी चाहिए होती है। तो यहां पे मिक्स 3 चैम्बर्स होने के कारण मिक्सिंग होती है दोनों टाइप ऑफ ब्लड की, जिसके कारण कम एनर्जी मिलती है, बट दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब जैसे फिशेस की बात करें तो फिशेस में आप देखिए ये हार्ट है, इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं। फिशेस की हम बात करें तो 2 ही चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 2 ही चैम्बर्स। इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, हार्ट जो है वो गिल्स में, मैंने आपको बताया था गिल्स होता है, लंग्स तो होता नहीं है इसमें। हार्ट जो है गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, वो वहां से ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डायरेक्टली चला जाता है। अब यहां पे बीच में हार्ट नहीं आता है, ठीक है। हार्ट सिर्फ गिल्स तक, ये हार्ट है, सिर्फ गिल्स तक ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो लंग्स तक पंप कर रहा था, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी पंप कर रहा था। यहां पे सिर्फ गिल्स तक पंप करता है, फिर गिल से वो अपने आप ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन ही होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं है। यहां पे एक ही सर्किल बन रहा है, जबकि यहां पे डबल सर्कुलेशन था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में थोड़े से वेरिएशंस होते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, हमने देखा ब्लड कैसे हमारे बॉडी में फ्लो करता है और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स एक और छोटा सा सिस्टम हम यहां पे देखने वाले हमारे बॉडी का, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। स्टूडेंट्स ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बहुत छोटा है, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना हमारे बॉडी को, उस सिस्टम का ये एक हेल्पर सिस्टम है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ हेल्पर सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि आर्टरीज जो है जब किसी ऑर्गन से पास करती हैं तो कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, फिर वो मिलकर वापस से वेन बनाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनकी वॉल्स में स्टूडेंट्स, इनकी थिन वॉल्स में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उन टाइनी पोर्स से देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ब्लड क्रॉस कर रहा होता है, ब्लड क्रॉस कर रहा होता है, तो उसमें से बहुत सारा प्लाज्मा इन टाइनी होल से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। बॉडी में हमारे टाइनी होल से निकल के प्लाज्मा जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा बाहर नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं बाहर आ पाते होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वो सेल्स बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो प्लाज्मा बाहर आया है स्टूडेंट्स, इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि जिस ऑर्गन से ये कैपिलरीज क्रॉस कर रही हैं वहां पे कुछ हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको ब्लड को पिक करना था, ठीक है, ब्लड को उनको पिक करना था, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा बाहर निकला है स्टूडेंट्स, वो सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएंगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएंगी, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद ये प्लाज्मा जो है उन सब चीजों को डिसॉल्व करने के बाद वापस कैपिलरी में एंटर हो जाता है, ठीक है। कैपिलरी में एंटर हो जाता है और फिर वो बाकी ब्लड के साथ आगे चल जाता है। तो इस तरीके से वो सब्सटेंसेस पिक हो जाते हैं यहां पे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचो कि यहां पर एक प्रॉब्लम तो जरूर होगी, थोड़ा आप दिमाग लगा के सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि सपोज करो बहुत सारा प्लाज्मा बाहर निकला, क्या लगता है आपको जितना प्लाज्मा निकला है बूंद बूंद सारा प्लाज्मा वापस अंदर चला जाता होगा? सोच के देखो कि जितना प्लाज्मा निकला है उसका एक बूंद भी बाहर बचता नहीं होगा, सब अंदर चला जाता होगा वापस। ऐसा होता होगा क्या स्टूडेंट? सोच के देखो। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। 80 to 90% जो प्लाज्मा बाहर निकला होता है वो वापस अंदर चला जाता है, 80 to 90%। लेकिन बाकी का जो 10 to 20% है, बाकी का जो 10 to 20% है वो बाहर ही रह जाता है, वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो बाकी का लिक्विड होता है प्लाज्मा का, जो अंदर एंटर नहीं कर पाता है कैपिलरीज में, उसको स्टूडेंट्स हम लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं लिम्फ है क्या? लिम्फ बेसिकली वही प्लाज्मा है जो लीक आउट हुआ है कैपिलरीज से, ठीक है। तो यहां जो बाहर की जो लिक्विड है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं, या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं इसको कई बार, टिश्यू फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि लिम्फ इज बेसिकली मेड ऑफ प्लाज्मा विथ सम dissolved substances like proteins and fats.
फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर जो प्लाज्मा निकला और उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स भी हो गई, वो जो फ्लूइड है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये किसी आदमी के बॉडी से निकाला हुआ टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ है। ठीक है, कैसा दिखता है आप देख सकते हो। ऑब्वियसली ये रेड नहीं होता है। क्यों रेड नहीं होता है? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैपिलरी से लीक होकर बाहर नहीं आ पाते स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो रेड नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स आप समझें, जो लिम्फ यहां पे रह जा रहा है, प्लाज्मा यहां रह जा रहा है, उसको यहां से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर वो लिम्फ यहां एक्यूमुलेट होता गया तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखें आप स्टूडेंट्स, ये जो कोई इंसान है उसका ये जो लेग है वो आप देख सकते हो बल्ज हो चुका है बहुत। ठीक है, वो क्यों बल्ज हो चुका है स्टूडेंट्स? आपने देखा भी होगा, ऐसे डिजीजेस कई बार हो जाती हैं लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो लिम्फ है यहां पे, ठीक है, वो इस आदमी के बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक सिस्टम होता है जो इस एक्यूमुलेटेड लिम्फ को यहां से हटाता है। उसी सिस्टम को एक्चुअली हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जो प्लाज्मा वापस नहीं जा पाया अंदर, उसको यहां से हटाने का जो काम है वो लिम्फेटिक सिस्टम करती है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहां पर लिम्फ या प्लाज्मा जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और इस टाइप की सिचुएशन डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है और वो बेसिकली क्या काम करता है और कैसे वो हमारे ब्लड वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्चुअली हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाऊं ये फोटोग्राफ, तो आप देखें ये यहां पे एक आर्टरी है। ठीक है, ये यहां पे एक वेन्यूल है। वेन्यूल एक छोटा वेन होता है। ठीक है, जब वेन जो है वो बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड होती है तो ये जो ब्रांचेज होते हैं उनको वेन्यूल बोलते हैं। वैसे ही ये आर्टेरियोल लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आर्टरीज बहुत सारे ब्रांच में से डिवाइड होती है, छोटी आर्टरीज बनती है, तो उनको हम आर्टेरियोल बोलते हैं। ठीक है, एनीवे स्टूडेंट्स, तो ये एक आर्टेरियोल है और ये एक वेन्यूल है। आप देखो उसके बीच में ये कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा होगा आपको, कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा होगा रेड और ब्लू में। ठीक है, कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा होगा। दिस इज एक्चुअली कैपिलरी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, उससे लीक होके यहां पे एक फ्लूइड आपको दिख रहा है। ठीक है, एक फ्लूइड यहां पे दिख रहा होगा, दैट इज एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड है। फिर स्टूडेंट्स आप ये जो ग्रीन रंग की ट्यूब्स देख रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली लिम्फ कैपिलरी, दे आर लिम्फ कैपिलरी। ये जो पतली ट्यूब्स हैं ये क्या कर रही हैं, जो लिम्फ यहां पे एक्यूमुलेट हो गया स्टूडेंट्स, वो इन ट्यूब्स में एंटर कर जाता है। ठीक है, और एंटर करके यहां से निकलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है अगर देखा जाए तो, कि यहां पर जो लिम्फ एक्यूमुलेट हो गया है वो इन ग्रीन ट्यूब्स में एंटर कर जाता है और यहां से निकलता है स्टूडेंट्स। तो ये जो पतली पतली ट्यूब्स हैं यहां पे उनको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, और ये जो ट्यूब्स हैं वो मिल के आगे मोटी ट्यूब्स बनाती हैं, थोड़ी मोटी ट्यूब्स बनाती हैं, जिनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल। और इस तरह के लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हर जगह पे होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जो है उसको पिक किया जा सके ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लो ये हमारा हार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेन्स थी, जो ये वेन्स है जो ब्लड को हमारे हार्ट तक ले जाती है। ठीक है, वेन्स है जो ब्लड को हमारे हार्ट तक ले जाती है। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, लिम्फेटिक वेसल्स, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करते हैं और फाइनली वो इन वेन्स में उस लिम्फ को डंप कर देते हैं। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो फाइनली आके इस वेन में मर्ज कर जाते हैं और ताकि लिम्फ को इन वेन्स में डाल देते हैं, तो वो ब्लड के साथ वापस मिक्स हो जाता है और फिर आगे जो ब्लड का होना है वही उस लिम्फ का भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप समझ सकते हो ना कि सॉर्ट ऑफ यहां पे क्या हो रहा है कि ब्लड ने अपना जो पाप पीछे छोड़ दिया था, अपना जो पोर्शन ब्लड यहां से पिक करना भूल गई थी, उसको ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज या वेसल्स पिक करके वापस ब्लड के वेन्स में डाल देती है। ठीक है, तो ब्लड का जो पार्ट छूट गया था वो वापस वो ब्लड में ही ले जाके डाल देती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स की जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ब्लड के सर्कुलेशन का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसकी जो कमियां है देखा जाए तो उसको पूरा करने का एक सिस्टम है ये। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख भी सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम पिक्स lymph from body parts
एंड डम्प्स इट टू वेन्स गोइंग टू हार्ट। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा भी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला तो आप लिख ही लेंगे कि इट कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम का। आप देखो लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा बाहर निकलता है वो बहुत सारी चीजों को अपने में डिसॉल्व कर लेता है और डिसॉल्व करके वापस वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है यहीं पे, ठीक है। ज्यादातर प्लाज्मा तो के साथ यही होता है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें जो यहां प्लाज्मा डिसॉल्व करता है, या कुछ ऐसी चीजें जो यहां प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो अंदर नहीं घुस सकते कैपिलरीज के, ठीक है। जैसे आप सोचो ना कि प्लाज्मा ने यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो हमें जरूरत थे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा डिसॉल्व कर रही है वो तो अंदर चले जाते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स से प्लाज्मा के साथ अंदर चल जाते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा ने डिसॉल्व किए हैं वो इन छोटे छोटे पोर्स से अंदर नहीं जा पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो बाहर ही रह जाते हैं प्लाज्मा के साथ, मतलब वो लिम्फ बन जाते हैं, ठीक है, वो लिम्फ में होते हैं, ठीक है। और फिर ये लिम्फ फाइनली जब ब्लड में मिलता है तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स ब्लड का पार्ट बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि वो जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे जिनको कैपिलरीज के थ्रू नहीं लिया जा सका, वो लिम्फ के थ्रू ब्लड तक पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking big molecules of proteins, fats, etc. प्रोटीन्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, टू ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। वो जो बड़े मॉलिक्यूल्स पोर से नहीं घुस पाते कैपिलरीज के, वो लिम्फ में रह जाते हैं, और लिम्फ जब ब्लड में मिक्स होती है तब वो ब्लड में जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और रोल हम यहां पे सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फेटिक नोड या लिम्फ नोड्स, germs are killed by WBC। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज या वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां से ये लिम्फ पिक हुआ और इन कैपिलरीज या वेसल से पास हो रहा है, तो बीच बीच में क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इन लिम्फेटिक वेसल्स में, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिम्फेटिक नोड्स कहलाते हैं, लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है। तो जो लिम्फ है उसको इस स्ट्रक्चर से क्रॉस करना पड़ता है, इस लिम्फेटिक नोड से क्रॉस करना पड़ता है। उस लिम्फेटिक नोड में स्टूडेंट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं वो हमने देखा ही है। तो जब लिम्फ इन नोड से क्रॉस करता है तो उनमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इस लिम्फेटिक नोड में, वो उसके जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग विच लिम्फेटिक सिस्टम डज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एक और टर्म देख सकते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। यहां पर लिम्फेटिक नोड्स के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।